नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति जोगी आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट्स के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हाल ही में भारत से निकले और पहुँचे जापान में, और अब जापान से भी निकल पड़े हैं और पहुँचेंगे चाइना में। यानी प्रधानमंत्री मोदी भारत से निकलकर दो इम्पॉर्टेंट देशों के दौरे पर गए, उन दो इम्पॉर्टेंट देशों के विजिट्स कंप्लीट की और जापान के साथ कुछ 10 से 12 एग्रीमेंट्स को साइन किया है। डिफेंस पैक्ट्स की बात हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि इंडिया और जापान के, यानी भारत और जापान के कैसे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंडिया जापान रिलेशंस में, क्या डिफेंस पैक्ट्स अभी साइन किए गए हैं, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी इन द प्रोसेस है, और आगे चलकर क्या स्कोप है इन दोनों देशों के रिलेशनशिप्स का। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, देखिए जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच गए जापान, और वहाँ जाकर इन्होंने डिस्कस किया कि पीएम मोदी जापान विजिट लाइफ, पीएम मोदी कंक्लूड्स जापान विजिट इम पैनल्स फॉर चाइना। तो वहाँ जाके ये 2 दिन रुके और उसके बाद इन्होंने अपनी विज़िट को कंक्लूड किया और फिर कहा कि भैया अब सायोनारा, अब हम चलते हैं चाइना के दौरे पर। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज डोकलाम इशू के बाद जितनी एस्केलेशंस इंडिया और चाइना के बीच हुई हैं, उसके बाद फाइनली इंडिया और चाइना के रिलेशंस कुछ बेटर होते नज़र आ रहे हैं, एट लीस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ऐसा तो चल ही रहा है कि एटलीस्ट कुछ ऑफिशियल विजिट्स अब कंक्लूड कर ली गई हैं, कुछ ऑफिशियल विजिट्स को फिक्स कर लिया गया है, और उसी के चलते पीएम मोदी पहले जापान गए और उसके बाद गए चाइना। तो आज की वीडियो वैसे जापान पे है, तो लेट्स डिस्कस जापान। देखिए, जापान और इंडिया का पैक्ट जो है, डिफेंस पैक्ट, वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत पुरानी गहरी दोस्ती है। इतनी दोस्ती बढ़ चुकी है कि अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। वो कैसे, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पैक्ट जो इंडिया और जापान के बीच में कभी हुआ था डिफेंस को लेकर, वो था एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या हुआ, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट एक सेटअप किया गया। ये था एक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। इसमें क्या क्या था देखिए, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यानी कि यूनिकॉर्न। अब आप इसे समझ गए होंगे कि जो रेडियो के एंटीना बनाने के लिए, यानी जो सिग्नल इंटेलिजेंस होती है, जो सिग्नल कोर होती है हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री की, वो बैकबोन होती है ऑफ एनी मिलिट्री। एंड नॉट जस्ट मिलिट्री, वो पूरे देश की बैकबोन है, क्योंकि सारा इंटेल वहीं सिग्नल कोर के थ्रू होता हुआ निकलता है। अब जब ये यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यानी यूनिकॉर्न हम किसी भी देश से खरीदते हैं, ऐसा कोई भी रेडियो एंटीना, तो वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू बी इंश्योर्ड दैट दिस इज़ टोटली हाई टेक एंड रेलिवेंट फॉर द करंट टाइम्स। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, और सबसे अच्छा जो जापान के लिए कहा जाता है कि भाई अपने ज़बान पर ये खरे उतरते हैं, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है, इनके जो एटिकेट्स हैं वो बेस्ट हैं। तो यानी आप जब इनसे कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, वो चाहे क्वालिटी प्रॉमिस हो या क्वांटिटी प्रॉमिस हो, तो वो जापान की तरफ से निभाया जाता है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर इंडिया टू डील इन डिफेंस विद जापान। और क्योंकि आसपास के ही देश हैं, इंडियन ओशन रीजन के देश हैं, और बहुत हिस्ट्री भी रही है, तो इसीलिए भी इंडिया जापान के टाइज शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। अब ये रेडियो एंटीना हमने जापान से मांगा, उसके बाद काम करना शुरू किया। अब ये रेडियो एंटीना में ख़ास क्या था, इट वाज अ स्टेल्थ नेवल मास्ट विद इंटीग्रेटेड रडार। मतलब जो नेवी के शिप्स पे मास्ट लगा होता, आगे की जो जगह होती है, वो था ये स्टेल्थ प्रूफ। यानी जैसे कि हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि भाई एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी टारगेट के पास, उसका जो कवर एरिया होता है जहाँ पे आप किसी भी रडार से सिग्नल भेजेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, उसको फिर ट्रेस कर लिया जाएगा। तो वो सिग्नल जहाँ पे कैच किया जाता है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। अब इसमें स्टेल्थ प्रूफ है, यानी वो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, प्लस उसमें इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम भी है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, और सर्वेलांस कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो इंडिया ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें होता है कि भाई हम दोनों समझ पा रहे हैं, दोनों पार्टीज़ ये समझती हैं कि हमें ऐसे ऐसे आगे फ्यूचर में चलकर काम करना है। सो इट बेसिकली लेज डाउन ऑल दी प्रिंसिपल्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। अब मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन कर लिया है कि दिस इज़ फिक्स्ड, अब हम इसको सीधा इम्प्लीमेंट करेंगे, अब ये सीधा इस पर काम किया जाएगा, अब इस पर बातें नहीं बनाई जाएंगी। दिस इज़ मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर इट्स
को प्रोडक्शन। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? को प्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनना है। और जब आप ही के जो पड़ोसी देश हैं, जो इतने आसपास के देश हैं, आपकी हिस्ट्री शेयर करते हैं, अगर ऐसे देश आपको प्रोड्यूस करने दे रहे हैं एक इतना हाई टेक एंटीना और इतनी हाई टेक्नोलॉजी, तो ये भारत के लिए तो अच्छी बात थी ही। Now, this collaboration not only enhances India's indigenous defense manufacturing but also marks one of its major defense exports by Japan under post-2014 reforms. अब जापान में 2014 के बाद रिफॉर्म्स किए गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी डिफेंस जो पॉलिसी है उसको चेंज करेंगे। हमने सोचा है विल गिव इट अ सेकेंड थॉट कि हमें किस किस को, कौन कौन से देश को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी देनी भी है या नहीं देनी है। दिस इज़ व्हाट वी विल रिकन्सिडर। लेकिन उसके बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी जापान ने भारत के साथ साझा की। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि इंडिया और जापान के रिलेशंस कितने क्लोज रहे हैं। और फिर जब बात आती है जॉइंट एक्सरसाइजेस की, अब तीनों में भाई हवा, पानी और धरती, अब चाहे वो लैंड हो, लैंड पे जो जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है उसको धर्मागार्जन कहते हैं। देन वी हैव चाइमैक्स एंड मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, MPX, ये दोनों नेवल एक्सरसाइजेज हैं। फिर वीर गार्जन आती है, ये इंडियन सुखोई यानी एयर फोर्स की जो एक्सरसाइजेज है। तो देखिए, यानी हमारी एयर फोर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी नेवी तीनों जापान के साथ मिलकर काम करती हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरे को सिखाती हैं कि भाई कैसे काम किया जाता है। अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस हों तो वो उसमें आप उनको चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस। इसी के अलावा एक और एक्सरसाइज होती है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, उसको हम कहते हैं मालाबार। ये मालाबार एक्सरसाइज USA, जापान, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज मल्टीनेशनल, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीनेशनल ये एक एक्सरसाइज होती है, तो बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज़ इसकी पार्टिसिपेंट होती हैं, जापान बीइंग वन ऑफ द नेशंस। अब इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो स्ट्रैटेजी अपडेट हो या फिर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना हो, इसमें भी कभी जापान ने नाका झाकी कभी भारत के साथ की नहीं, कभी उसको मना नहीं किया। देखिए, मई 2025 में इंडिया एंड जापान डिफेंस मिनिस्टर्स कन्वेन्ड अ पाइवेटल मीटिंग टू लॉन्च जापान इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कोई भी चीज़ की अगर आपको इंपॉर्टेंट समझनी है तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू ब्रेक द वर्ड। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन कीजिए। जापान इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन, तो इससे हमें समझ आ गया कि जापान और इंडिया का भाई डिफेंस कोऑपरेशन होने वाला। बट वाई, वेयर? इन इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक की इम्पोर्टेंस हम हर वीडियो में ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं। We consider Indo-Pacific region to be open and accessible to everyone, वो small island nation हो, वो big island nations हो। अब यहाँ पे कंटेस्टेंट, जो दो बड़े कंटेस्टेंट हैं, वो US और चाइना रहते हैं। अब दोनों को ऐसा लगता है कि भाई हेजिमनी हमारी होनी चाहिए। वो नाम चाहे आप उसको एशिया पैसिफिक रखें या इंडो पैसिफिक रीजन रखें, बट उसमें हेजिमनी किसी एक पावर की होनी चाहिए। और उसी के चलते बहुत सारी चीज़ें प्रॉक्सी के तरीके से हैंडल की जाती हैं, प्रॉक्सी के तरीके से बाहर आती हैं। लेकिन जब जो दो ऐसे देश जो इंडो पैसिफिक के लिए एक्चुअली सीरियस हैं, जिनको इंडो पैसिफिक चाहते हैं कि एक्चुअली वो एक्सेसिबल रहे, ओपन रहे, फेयर और इक्विटेबल शेयर रहे इंडो पैसिफिक का, भाई ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, तो सबको इक्वली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो जब दो ऐसी कंट्रीज साथ में आती हैं और सेम विजन शेयर करती हैं, तो इट बिकम्स टोटली इम्पॉर्टेंट। दे कमिटेड टू मोर स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन अक्रॉस ऑल मिलिट्री सर्विसेज, joint training programs and protection of vital sea lines of communication। अब आप समझ गए कि भाई कभी क्या हो रहा है कि साउथ चाइना सी में चाइनीज़ वेसल्स फिलीपींस के वेसल्स को चेज़ आउट कर दे रहे हैं, कभी वो किसी भी आइलैंड पे कब्जा कर लेते हैं, फिर कभी भी वो ताइवान को धमकी दे देते हैं, कभी भी वो इंडियन ओशन रीजन को एशिया पैसिफिक रीजन बताने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन वहाँ पे, रिसोर्सेज तो छोड़िए, मतलब मिनरल्स और अपने इकोनॉमिक जोन्स और ये सब, तो दीज आर सेकेंडरी थिंग्स कि आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल रहे हैं, आपको वहाँ से रेयर अर्थ मटीरियल्स मिल रहे हैं, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। उससे पहले जो आपके ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वाइटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो भी तो ब्लॉक किए जा सकते हैं, वो भी तो चैनल ख़त्म किए जा सकते हैं। उसी को सिक्योर करने के लिए भी ये एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसा मई 2025 में इंडिया और जापान ने मिलकर डिसाइड किया। अब फ़िलहाल के जो एग्रीमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो मोदी जी गए वहाँ पे, जापान के हेड ऑफ स्टेट से मिले।
तो उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया ये देखिए। पीएम मोदी अगस्त 2025 विजिट टू टोक्यो कल्मिनेटेड इन द जॉइंट विजन फॉर नेक्स्ट डेकेड। मतलब छोटी बातें ये दोनों लोग करते नहीं हैं, ये दोनों हेड ऑफ स्टेट्स दे थिंक लार्ज एंड दे क्रिएट लार्ज। तो इन्होंने नेक्स्ट 10 साल के विजन को डिस्प्ले किया, नेक्स्ट 10 साल के विजन का बताया कि भाई इंडिया और जापान ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं अगले 10 साल में। 12 स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट्स, 12 स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट्स को साइन करने की बात हुई है अक्रॉस कोलैबोरेशन, इनोवेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ऑफ कोर्स डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। नोटेबली जापान कमिटेड टू 10 ट्रिलियन येन यानी 68 बिलियन डॉलर्स। तो जापान ने कहा कि भारत हमारा प्यारा भाई है, हमारा प्यारा पड़ोसी, हमारा प्यारा देश है, तो हम उसमें कम से कम 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और यही एक रीज़न भी है कि जापान से एक स्टेटमेंट पीएम मोदी ने दी जापान की धरती से, एंड विल डिस्कस कि वो स्टेटमेंट क्या थी। लीडर्स अग्रीड टू अपग्रेड द 2008 सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। तो 2008 में एक हमारा सिक्योरिटी डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें एक कॉपरेशन की बात हुई, डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात हुई थी, जॉइंट इंडस्ट्रियल वेंचर्स की बात हुई थी, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशंस जो भाई कि आपस में हम बात करेंगे, कंसल्ट करते रहेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और ऐसे ही दोनों ग्रो करेंगे। तो ये जो 2008 में हमारा अग्रीमेंट हुआ था, अब उसको अपग्रेड करने की बात हुई 2025 में। बॉर्डर स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट्स की बात की जाए, ऑपरेशनल सिनर्जी, जब भाई ज़्यादा एक्सरसाइजेज एक दूसरे के साथ होंगी तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, मतलब हमारे इंडियन ओशन रीजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब वहाँ पे जापान को पता होगा कि सी ऑफ ओखोटस्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या वहाँ पे कैसे काम करना है, स्मॉल आइलैंड नेशंस में कैसे काम किया जाता है, नेवी कैसे काम कर रही है, एयरफोर्स कैसे काम कर रही है। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस हम देख ही चुके हैं कि यूनिकॉर्न जैसा जो एडवांस रडार था, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर पे बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनल स्टेबिलिटी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि जब इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन जब सेफ रहेगा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो सिर्फ भारत और जापान के लिए नहीं, वो सारे कंट्रीज जितने भी इंडियन ओशन रीजन में आते हैं उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, खासकर उन स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए जिनकी कोई अभी सुन नहीं रहा है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो जापान की इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफ़र शुरू से भारत को हेल्प करती है। को प्रोडक्शन मॉडल्स हैं तो भाई वो बूस्ट करते हैं हमारे आत्मनिर्भर भारत को। अब डिफेंस पैक्ट अपग्रेड ऑन कार्ड्स एज पीएम मोदी विजिट्स टोक्यो। तो ये यही बता रहे हैं कि भाई डिफेंस पैक्ट को अपग्रेड कर दिया गया है और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को और भी सिक्योर बनाएंगे, इंडियन ओशन रीजन को और भी सिक्योर बनाएंगे। जापान एंड इंडिया टू डीपन सिक्योरिटी इकोनॉमिक टाइज अमिड यूएस टैरिफ्स। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्री अपनी जगह पे बैठ के कहती है कि तुम्हें तो 2 गुना लगान देना पड़ेगा। भाई हम कहेंगे कि हम तो 50% टैरिफ ठोक रहे हैं, हम 100% टैरिफ ठोक रहे हैं, ईदर बाउ डाउन टू आवर डिमांड्स और यू हैव टू पे द प्राइस। दिस इज़ व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज आर सेइंग। और जब ऐसा कहा जाता है तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे पैक्ट करने में, ऐसे एग्रीमेंट्स करने में झिझकती हैं। बट देन वी हैव जापान जिसने खुल के बोला कि नहीं, विल सपोर्ट इंडिया एंड विल हैव अग्रीमेंट्स विद इंडिया। सो मच सो कि प्रधानमंत्री जी ने जापान की धरती से कहा कि पैसा सफ़ेद हो या काला, वी डोंट केयर। आई डोंट केयर द मनी इज़ ब्लैक और वाइट, आई जस्ट वॉन्ट द स्वेट ऑफ माई पीपल टू प्रोड्यूस फ्रॉम इट। मतलब भाई पैसा कहीं से भी आए, काम भारत में होना चाहिए। दिस इज़ वट वी आर एमिंग फॉर। My definition of Swadeshi is very simple. I have no concern with whose money it is, whether the money is black or white. I simply do not care. This is what Prime Minister Modi said. और ये बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सटल तरीके से पूरे दुनिया को बताया गया कि देखिए, आपके पास पैसा सफ़ेद हो या ब्लैक हो, वी डोंट केयर। आप बस वो पैसा लेके आइए, वो भारत में इन्वेस्ट कीजिए, भारत से आपको रिटर्न मिलेगा। बस इतना कर दीजिए कि भारत में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन भारत में होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, तो उससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड फाइनली विल बिकम दी एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इम्पोर्टर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंडिया जापान के रिलेशंस में, स्पेशली डिफेंस के अरेना में, व्हाट एल्स कैन बी इम्प्रूव्ड। जय हिंद, जय भारत।